नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं के कौशल सर। के कौशल सर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, चाहे वो बीपीएससी का माध्यम हो, चाहे वो यूपीएससी का माध्यम हो। सर खुद 4 बार बीपीएससी का इंटरव्यू तक फेस किए हैं, 2 बार सर यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किए हैं। और सर आपके साथ में हिस्ट्री के साथ में डील करेंगे। हिस्ट्री को आपको किस तरह से समझना है, किस कहानियों के माध्यम से, जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता, सर बताएंगे कि किस तरह से आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करना है। और एक तरह से मैं बोला जाऊँ, बीपीएससी वालों के लिए तो सर वरदान के माफिक साबित होंगे, क्योंकि सर को बीपीएससी को इतना बारीकी से नॉलेज है, चाहे वो प्रीलिम्स हो गया, चाहे वो मेंस हो गया, और चाहे वो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू तक सर ने 4 बार फेस किया है। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ। सर ने सबसे पहले जब 56 और 59 का बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें सर ने इंटरव्यू फेस किया था। देन आफ्टर दैट मैं बात करूँ 60-62 के बीच में जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, उसमें सर ने फिर से इंटरव्यू फेस किया था। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ बीपीएससी 63-64 का जो वैकेंसी आई थी, उसमें फिर से सर ने 63 में सर ने बीपीएससी का इंटरव्यू फेस किया था। देन आफ्टर दैट 64 में जो अभी वैकेंसी आई थी 64 में, उसका भी सर ने इंटरव्यू फेस किया। अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में सर ने मेंस तक क्वालिफाई किया है 2015-2018। तो किस प्रकार से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, किस प्रकार से बीपीएससी के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इस बार का आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, किस तरह से स्कोप और कट ऑफ गिरने वाली है, इस बार का हार्ड बता रहे थे। उसी पैटर्न को आसान करने के लिए के कौशल सर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और हम तो इनका सौभाग्य करते हैं कि सर आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय हमारे चैनल के लिए निकाला है कि आप हमारे यहाँ हिस्ट्री के साथ में डील करेंगे। हमारे और हमारी टीम के लिए, चैनल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए कौशल सर से ही जानते हैं कि किस तरह से वो अभी अपनी स्ट्रेटजी को, किस तरह से वो अपनी सब्जेक्ट को आप लोगों तक पहुँचाएंगे, किस वे में, वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, किस तरह से आपको दोनों को साथ में लेकर तैयारी करनी है, और किस प्रकार का पैटर्न अब यूपीएससी फॉलो कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर अभी जो यूपीएससी का जो एग्जाम लिया है वो ये है कि जितनी भी दिल्ली मुखर्जी नगर की कोचिंग है, सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाई यूपीएससी ने, और कसम खाया कि इनमें से एक क्वेश्चन नहीं दूंगा, और वही हुआ। ऐसा ही एक तरह से बोला जा सकता है। चलिए, तो मैं सर को माइक थमाता हूँ और सर अपने बारे में खुद बताएंगे थोड़ा बहुत, और किस तरह से सर सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ में डील करेंगे, वो सारी चीज़ें सर समझाएंगे। ये लीजिए कौशल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने मेरे बारे में परिचय दिया, हालांकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही वो किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर को। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ, और हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री के उन छोटी छोटी बिंदुओं को, उन जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसको कि दो मतलब कोई भी लड़के नहीं समझ पाते हैं, बेसिक चीज़ों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हिस्ट्री को मैं आपको एक खिलौने की तरह बताने का प्रयास करूँगा। आप ये हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री को आप जिएंगे, हिस्ट्री को आप एंजॉय करेंगे। और हिस्ट्री में जो समझ में आती है नहीं है, बहुत लोगों को ये लगता है कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और इसको बहुत ही आसान भाषा में और आसानी से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब ये मैं कहना चाहूँगा कि आप या तो वो बीपीएससी, आप देखिए बीपीएससी का ही, चूँकि 12 दिसंबर को हमारे पेपर्स हैं बीपीएससी के, जैसा कि आप सबको पता है। हमारे पास में मोस्टली 55 डेज हैं या 56 डेज, जो भी मान लें आप, वो उसको ध्यान में रखते हुए उस पर ज़्यादा स्पेशलाइज ढंग से उसको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। स्पेशल हम बीपीएससी के लिए अभी ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आप यूपीपीसीएस का देख लें, झारखंड का देख लें, उत्तराखंड का देख लें, यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस जो सर ने अभी आपको बताया कि यूपीएससी में अभी जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो हिस्ट्री से, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन रहे हैं, वो क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझ तक नहीं पाए, बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपको इसीलिए बोला पहले ही बार कि मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। हिस्ट्री को आप इंजॉय करेंगे, ये मेरा विश्वास रखें आप। और हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस आएंगे और आते रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बेस पे आप, मेरा विश्वास है आप सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल, एसएससी हो, रेलवे हो, तो और आसानी से वो जो चीज़ें जो यहाँ पे कंसेप्ट वो पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे,
फैक्ट्स वगैरह देख लेंगे, सारी चीज़ें, उसके बाद कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगी। ये चीज़ें हैं सर। ठीक है सर, आपका ओके ओके, थैंक यू हमको बता सर। दीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया और छोटा सा एक परिचय दिया गया, परिचय पे न जाएं, वो परिचय कोई धरी की धरी रह जाती हैं। बस एक चीज़ आप जानें कि आप हिस्ट्री को देखें, उसमें क्वालिटी देखें और उसको आप समझने का प्रयास करें। अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको पूरे इस मंच से बोलना चाहूँगा, आप कमेंट में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछें, मैं आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको उनके क्वेश्चन, उनकी क्वेरी को शांत की जा सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। और हिस्ट्री की जब शुरुआत होती है तो जहाँ से क्वेश्चन, हम वहीं पे फोकस ज़्यादा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा बनते हैं। और उसमें सबसे प्रथम हम देखते हैं कि प्रथम जो आता है रैंक, आप रैंक कह लें या प्रथम जो भूमिका जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम सीधे आते हैं अपने विषय वस्तु पे, और सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबने इसके बारे में जाना होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। आप यहाँ कुछ नए ढंग से पढ़िए और ये चीज़ें आपको याद होंगी, ये मेरा विश्वास है, और क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से बनेंगे। तो देखिए, मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। अब कितने लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसी को हम प्रथम नगरीय क्रांति से भी अभिभूत करते हैं, और इसी को हम सिंधु सरस्वती संस्कृति सभ्यता भी, सिंधु सरस्वती की संस्कृति सभ्यता, इसी को। अब देखिए, मैं इसको एक एक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, पहले ये चीज़ हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि ये जो सभ्यता, जो प्राचीन विश्व के सबसे विकसित सभ्यताओं में एक सभ्यता, ये आप ये कह लें कि सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। उस समय तत्कालीन सभ्यताएं जो थी वो सुमेरिया की सभ्यता, जिसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, जो मिस्र की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो सबसे सर्वोच्च विकसित अवस्थाएं, आप उसको आप टेक्नोलॉजी के मामले में ले लें, नगर नियोजन के मामले में ले लें, या आप उसके संस्कृति को देख लें, आप उसके समाज को देख लें, आर्थिक स्थिति को देख लें, राजनीतिक स्थिति को देख लें, तो उस समय आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सबसे ज़्यादा विकसित रूप यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं सिंधु और उससे संदर्भित जो भी नदियाँ, इसकी अनुषंगी नदियाँ थीं, जैसे रावी, परुस्नी, झेलम, चेनाब, बिपाशा, ये सारी जो नदियाँ थीं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इसी के इर्द गिर्द ये जो सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी थी, जिसके कारण हम सिंधु नाम देते हैं। ऐसे आप देखेंगे दोस्तों, तो जॉन मार्शल साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम जगह मिलेगा। एक ये हमने पहला क्वेश्चन बनाया आपको कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब ये चीज़ें हम आगे देखेंगे कि ये इन्होंने क्यों नाम दिया, ठीक है। हालांकि अभी कारण आपने समझा, वही कारण है, कुछ चीज़ें और ऐड होंगी उसमें। अब देखिए, आप हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि देखिए, अब इसकी कुछ कहानियां हैं, मैं कहानी रूप में आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जब भी कभी याद करें तो वो चीज़ें आपको सीधे सीधे, मतलब आपके दिमाग में एवं आपके जेहन में सीधे सीधे बैठ जाएं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो देखिए 1972 में, ये भी एक क्वेश्चन आप देख लें, 1972 में 1972 में चार्ल्स मेसोन साहब ने
ये 1926 भी कहीं दिया होता है, तो ये आप ईयर को नहीं याद रखें, सिर्फ आप ये समझें। चार्ल्स मेसॉन ने अपने एक आर्टिकल में हड़प्पा के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे, चूँकि वहाँ पे कुछ अवशेष उन्होंने देखे थे, तो उन्होंने कहा कि हड़प्पा में यहाँ पे बहुत ही प्राचीन सभ्यता पली बढ़ी है। और उसके बाद में ये आर्टिकल में उन्होंने छापा, तो बहुत सारे विश्व के बहुत सारे जो हमारे पुरातत्वविद है, इतिहासकार हैं, उनका ध्यान उधर गया, लेकिन उस समय भी ये बातें नहीं हो पाई, मतलब उधर आकर्षित नहीं हो पाए। ठीक है, ये चीज़ें हमने बताई आपको। फिर क्या आता है 1921 का वर्ष। 1921 का वर्ष आता है। ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल साहब होते हैं। हाँ, इसके पहले एक चीज़ और आप जान लें, 1921 के पहले की भी बात बता दें आपको। 1853 में, 1853 से 56 में, आपको याद है, आप जहाँ तक जानते होंगे, इस समय रेलवे का विकास हुआ था भारत में। इसी समय जो है रेलवे पटरियाँ बिछाई जा रही थी रेलवे की। तो उस समय सिंध क्षेत्र में अलेक्जेंडर कनिंघम, अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपको बताऊँ मैं, जैसे सर ने कहा कि एसएससी, जीडी, रेलवे, एसएससी, सारे जगह ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप देखेंगे भी मिलता रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग, देखिए एक क्वेश्चन आते रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक ये हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम महोदय ने 1853 से 1853 से 1856 के बीच में वहाँ रेलवे की, चूँकि आपको मैंने अभी बताया कि रेलवे की वहाँ पे पटरियों का कार्य चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ अवशेष इन्होंने देखे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को हम मारेंगे। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई। आता है फिर 1921 का साल, ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। ठीक है दोस्तों, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल उस समय हुआ क्या करते थे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक या अध्यक्ष कह लें आप, उस समय ये अध्यक्ष थे। उन्हीं के निर्देशन में दो लोग, एक हैं दयाराम साहनी और दूसरे हैं एमएस वत्स, लेकिन मुख्यतः दयाराम साहनी ही हैं। ठीक है, तो दयाराम साहनी और एमएस वत्स को इन्होंने ये प्रभार सौंपा कि आप जो है हड़प्पा की जगह की, हड़प्पा कहाँ है पहले आप ये भी जान लें, ये भी क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान में, जैसे पंजाब के दो भाग हैं, तो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उसके मोंटगोमरी जिला, पंजाब के मोंटगोमरी जिला, पंजाब में जगह है ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है। इसको अभी बोलते हैं हम शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट, अभी वर्तमान नाम इसका क्या है? शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट। ये किसके, ये रावी नदी के किनारे है, ये रावी नदी। ये क्वेश्चन यहाँ बनेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक, ये कौन से जगह पे है? तो ये मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट या साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। और 1921 में हड़प्पा, चूँकि प्रथम स्थल था हड़प्पा जो है, अभी हमने बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता, हमने इसी पे चर्चा करना अभी जारी रखा है। हड़प्पा इसीलिए बोलते हैं कि 1921 में इन दोनों ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया और वहाँ से ही पूरे विश्व को ये इस सभ्यता के बारे में पता लगा। तो ये चीज़ें, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि क्यों? प्रथम स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बातें। अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता, तीसरी चीज़ें हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब देखिए कांस्य युगीन क्या है, कांसा क्या होता है? कांस्य या कांसा क्या होता है? तो तांबा और टिन को हम मिलाते हैं जब,
तांबा प्लस टीन को मिलाते हैं तो हम कांसा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितनी टेक्नोलॉजी उस समय तांबा, हालांकि तांबा का प्रयोग हो चुका था, लोहा भी नहीं, लेकिन तांबा का प्रयोग मानवों ने कर लिया था पहले, लेकिन तांबा और टीन के प्रयोग से इन्होंने कांसा के निर्माण किया था। ठीक है, तो कांस सभ्यता इसीलिए उसको बोलते हैं कि वहाँ पे कांस की पहली बार उपलब्धता देखने को मिलती है हमें। ठीक है, और फिर आए हम किस पे, प्रथम नगरीय संस्कृति, प्रथम नगरीय सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व में उस समय जितनी भी सभ्यताएं जो पनपी थीं, कोई भी नगरीय संस्कृति नहीं थी, मतलब नगरीय विशेषताओं को ली हुई नहीं। चाहे आपने मेसोपोटामिया को देख लें, आप मिस्र को देख लें, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ें जो दिखती हैं, जो भारत ने विश्व को एक तरीके से धरोहर के रूप में दिया, ये प्रथम नगरीय, मतलब नगर, वहाँ पे कोई ग्रामीण बस्तियाँ आपको नहीं दिखेंगी। आप किसी भी जगह को देख ले, हड़प्पा देख ले, मोहनजोदड़ो देख ले, लोथल देख ले, बनावली देख ले, कालीबंगा देख ले, राखीगढ़ी देख लें, चंदुदारो देखें, सारी बस्तियाँ कौन सी बस्तियाँ हैं, नगरीय बस्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम क्या करें, अब सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती को देख लेते हैं। सिंधु सरस्वती संस्कृति क्यों बोलते हैं, तो पहले क्या है कि सिंधु घाटी और उसके आसपास जो उसकी सहायक नदियाँ थी, उसी से संदर्भित हमें स्थल मिले थे। लेकिन जब आलमगीर पुल को देखा गया, और खासकर आलमगीर पुल जो उसकी कौन सी सीमा है अभी आप देखेंगे, तो आलमगीर पुल जब देखा गया, उसके बाद में हरियाणा के जगहों को देखा गया, जब आगे आने वाले समय में मिलने लगा। आप देखिए ना, 1947 भारत आज़ाद होने के समय में मात्र 40 स्थल ही खोजे जा चुके थे। आपको जहाँ तक पता है कि अभी जो है 1400 स्थलों से ज़्यादा की खोज हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा स्थल कब खोजे गए, मतलब 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में। तो ये चीज़ें जो है, तो सरस्वती नदी तक इसका प्रसार देखा गया, तो फिर इसको सिंधु और सरस्वती संस्कृति सभ्यता भी बोला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये नाम पर जो भी कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हड़प्पा क्या है, फिर सिंधु घाटी इसी को बोल रहे हैं, फिर इसी को प्रथम नगरीय क्रांति बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें डाउट आपकी क्लियर हो गई होंगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता को आपने जाना, अब हम देखते हैं इसके कालखंड से संदर्भित चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे विवाद हैं इसमें, चूँकि इसको पढ़ने का आधार क्या है, सबसे पहले आप समझें कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसे हम आद्य इतिहास के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब ये देखिए, फिर यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल में यही एक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम रखते हैं। क्यों रखते हैं, अब ये चीज़ें आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ बता दूं मैं, आद्य इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो आद्य इतिहास, प्राक इतिहास किसको बोलते हैं, प्राक इतिहास में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले। ये चीज़ें हम बताएंगे आगे चल के, आने वाले जब सोच हम पढ़ेंगे तो उस समय हम ये चीज़ें बताएंगे, जल्दी से आप समझ लें। प्राक इतिहास किसे बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जिस इतिहास को पढ़ा जाता है वो है प्राक इतिहास। आद्य इतिहास किसे बोलेंगे, यहाँ आद्य इतिहास में क्या आती है कि पुरातात्विक साक्ष्य तो रहता है, ये महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक साक्ष्य यही महत्वपूर्ण यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है, साहित्यिक साक्ष्य भी मिला है। जैसे आप धौलावीरा से देखें या मोहनजोदड़ो से देखें, हड़प्पा के मोहरों पे देखें, लिखित साक्ष्य मिला है वहाँ पे, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा चुका है, मतलब आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये मुख्यतः हम पुरातात्विक ही यूज करते हैं, मतलब उसी के आधार पे हम इसको पढ़ते हैं, जितने भी हमारी विशेषताएं दिखती हैं उसी के आधार पे निकाली जाती हैं। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी आप धौलावीरा से देखें, सबसे बड़ा साहित्यिक वहाँ पे लिखित मतलब लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसे हम चित्रात्मक या बुस्ट ऑफ फेदन लिपि बोलते हैं, तो वहाँ से मिला है, लेकिन उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है। और आने वाले समय में हालांकि ये क्रम जारी है, पढ़ने की कोशिश में बहुत सारे पुरातत्वविद, हमारे भाषाविद लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। तो हम इसको आद्य इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। ये 39 बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा था, आप देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो आद्य इतिहास काल, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है। चलिए
तो आदि इतिहास भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें कालखंड से संदर्भित। तो कालखंड से संदर्भित कुछ विवाद है, हम विवादों पे नहीं जाते हैं। अब आप देखें, जॉन मार्शल अलग कहते हैं, चानू मैके साहब अलग कहते हैं, मार्टिमर व्हीलर अलग कहते हैं। तो ये सारी विवाद के विषय हैं। चूँकि पुरातात्विक सोच से आप समझ सकते हैं, पुरातात्विक सोच के आधार को ही बना के और इसका वो किया गया है। तो फिर लेकिन फिर भी एक हम रफली एक C14 कार्बन डेटिंग के बारे में आपने जाना होगा। कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि से हम 50,000 साल तक, 50,000 वर्ष पुराने हम जो भी साक्ष्य हैं उसका हम उसके उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो C14 मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हमने निकाला। तो इसके 3 चरण दिखाए गए, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और परवर्ती या उत्तर हड़प्पा। इसको ऐसे बोले हम, उत्तर हड़प्पा। इसका कालखंड है 3500 से 2600 BC। ठीक है, 2600 से 1800 BC, 1800 से ये क्या है 1300 या 1200, अब 1300 BC। ठीक है, ईसा पूर्व। यहाँ भी बच्चों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, AD क्या होता है, BC क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ इस पे भी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। बस मेरे क्लास कराने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आप जो हिस्ट्री समझें उसको सांगोपांग ढंग से समझें। ठीक है, अब BC क्या होता है, ईसा पूर्व, एक AD होता है ईस्वी। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, यीशु के जन्मदिन को, जैसे जिस दिन जन्म हुआ यीशु का, उसको मान लिया गया एक, मतलब एक उसको निर्धारक रेखा मान ली गई। उसके पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उसको BC में हम रखते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद की आने वाली घटनाएं हैं उसको हम AD में रखते हैं। ठीक है, आप समझ गए। तो ये चीज़ें BC और AD में अंतर ये है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अब ये जो है एक C14 तकनीक के द्वारा ये कालखंड निर्धारित किया गया। लेकिन अब देखिए, आप NCERT वगैरह में पढ़ेंगे तो NCERT में आप देखेंगे विकसित हड़प्पा जो है 2500 से 1800 BC आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आप ये समझ लें कि ये विकसित अवस्था जो रही है इसकी, वो 2500 से 1750 मान लें या 1800 मान लें, ये विकसित अवस्था में, ये BC में ये हड़प्पा काल को हम पढ़ते हैं विकसित अवस्था में। ठीक है, अब देखिए चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी सीमाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सीमाएं तो ऐसे देखेंगे आप, तो सीमाएं अभी बढ़ के 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गई हैं। लेकिन आप देखिए सीमा कितनी है, 12,99,600, ये जो है वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर ये सीमा है। मतलब 13 लाख किलोमीटर आपको सीमा देखने को मिलती है, होगी किसी बुक में, ये 13 लाख किलोमीटर की सीमा देखने को मिलती होगी। लेकिन आप ये समझ लें कि अभी चूँकि स्थल आगे आने वाले समय में हाल फिलहाल में भी बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, तो इसलिए ये बढ़ के 20 लाख किलोमीटर से भी बड़ा हो गया। मतलब आप समझ लें अब भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा, आप देखिए 1/3 हिस्सा जो है आप यहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़े दायरे में ये फैली हुई संस्कृति रही है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया किससे, तो ये सीमाओं से संदर्भित। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके, अब हम इसके, अब ये कहाँ से कहाँ तक, इसका सबसे अंतिम और सबसे लास्ट कहाँ कहाँ पे है, इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लास्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो नॉर्थ में कहाँ, मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में।
सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, नॉर्थ की सीमा कहाँ तक है? मांडा तक। सॉरी, साउथ दायमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। वेस्ट कहाँ है? सुक्ता गेंडोर, ये कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है। ईस्ट कहाँ है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ में है, यूपी में है, ठीक है, यूपी मेरठ में है ये। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में ये आपको ये चीज़ें देखने को मिलती होंगी, लेकिन हाल फिलहाल में इसकी सीमाएं जो हैं, हालांकि आप लिखेंगे यही, आप जब भी क्वेश्चन आपको आए ऐसा, तो आलमगीरपुर ही उसकी पूर्वी सीमा आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये सीमाएं जो हैं बरेली परिक्रमा नगरी तक भी बढ़ चुकी हैं। ये बरेली परिक्रमा नगरी में ये इसकी पूर्वी सीमा प्रविष्ट कर चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दायमाबाद को आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो, लेकिन आप ये मान के चलिए दायमाबाद, अभी इस पर कोई विवाद नहीं है। सुतका गेंडोर में आप इस पर भी कोई विवाद नहीं है, मांडा में भी विवाद नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देख लें। अब ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, देखिए ये जो है 1600 किलोमीटर का एरिया है। ये किसने बताया? ये भी एक क्वेश्चन है। और ये है 1400 किलोमीटर। ये रंगनाथ राव उन्होंने इस सीमा निर्धारण किया कि इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। अभी तक इसमें 1400 से ऊपर स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आपने देख लिया। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी समझाते चल रहे हैं, कोई ताकि दिक्कत आपको नहीं हो। अब आप आइए रेस पे, प्रजाति पे। ये क्वेश्चन भी हमेशा आपको देखने को मिलता रहा होगा, प्रजाति। तो देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, ये सारी प्रजातियां इसकी रही हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता रहा है कि सबसे प्रथम जो है, जैसा कि पुरातात्विक सोर्सों से पता चला है, ये सबसे प्रथम कौन सी यहाँ पे ब्रीड आई, मतलब कौन सी प्रजाति आई? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड सबसे प्रथम प्रजाति यहाँ पे जिसका साक्ष्य मिलता है वो ये मिलता है। लेकिन मेडिटेरियन, जैसे भूमध्य सागरीय, ये प्रजाति सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन प्रजातियों से संदर्भित क्वेश्चन पूछता है ओवरऑल, जैसे क्वेश्चन आप यूपीएससी में देखते हैं, तो आपको 3-4 अगर प्रजाति दे दे तो उसमें आप उसमें करेंगे क्या आप? हाँ, एक मंगोलायड भी है, मंगोलायड, तो उसमें मिश्रित प्रजातियों को आप टिक करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से ये सारे दे देता है और मतलब उसमें देता है जैसे 1 या 2, 3 या 4 ऐसे देख के लास्ट में उपयुक्त सभी, तो उसमें और एक और ऑप्शन आपको डाल देगा मिश्रित, तो मिश्रित आप मारेंगे, मतलब मिश्रित प्रजाति। तो आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड सबसे प्रथम आया था। सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिला है हमें वो भूमध्य सागरीय प्रजाति की भी मिली है, ठीक है। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलिए, अब इसके और अगले भाग पे चलते हैं। ऐसे संदर्भित हम उत्पत्ति से संदर्भित विवाद को आप देखते होंगे। अब इसमें मुख्यतः 2 उत्पत्ति से संदर्भित विवाद को आपने देखा होगा हर एक जगह। यहाँ पे विवाद क्यों हुआ दोस्तों, आप समझ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया पुरातात्विक सोर्स ही है, और पुरातात्विक सोर्स के आधार पे हम इसे पढ़ते हैं, तो विवाद तो होने लाजमी है ही, विवाद होंगे ही। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल एक निकाला जाता है निष्कर्ष कि इसमें क्या हो सकता है। तो इससे संदर्भित 2 तरह की व्याख्याएं देखने को हमें मिलती हैं। एक है विदेशी उत्पत्ति, एक है देशी उत्पत्ति, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे मार्टिमर व्हीलर हैं, या गॉर्डन चाइल्ड हैं, या आपको जॉन मार्शल हैं,
ये सारे लोग जो हैं इसको प्रश्रय देते हैं। ये कहते हैं कि विदेशी उत्पत्ति, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो वैदेशिक संबंधों के द्वारा या विदेशी जो यहाँ आए उससे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और एक है देशी उत्पत्ति से संदर्भित कॉन्सेप्ट। ये अमलानंद घोष, विंसेंट ऑल्चिन वगैरह को आप देखेंगे तो वो इसके समर्थक दिखेंगे आपको, डीपी अग्रवाल वगैरह। तो ये सारे लोग जो हैं इससे संदर्भित, तो ये कहते हैं क्या कि ये जैसे मेसोपोटामिया का मुख्यतः समर्थन करते हैं, ये करते हैं सोथी का। सोथी राजस्थान में है। अमलानंद घोष इसका मुख्य, आप देखेंगे अमलानंद घोष इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। ऐसे ऑल्चिन दंपति भी रहे हैं, लेकिन अमलानंद घोष और इसमें सबसे फीलर हैं, चाइल्ड हैं, मतलब गॉर्डन चाइल्ड, मैके हैं, इस तरीके से आप यहाँ कोसाम्बी हैं। तो ये सारे लोग जो है विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित उन्होंने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो अब देखिए आप, विदेशी उत्पत्ति और देशी उत्पत्ति से संदर्भित कुछ चीज़ों को हम जान लेते हैं, क्योंकि हम आपको ये करना चाहेंगे कि आपके प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती चले। आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आपको, आप यूपीएससी में जाएँ या कमीशन में जाएँ, तो जैसे दोस्तों एसएससी और जीडी में या रेलवे में, बैंकिंग वगैरह में, ये इससे संदर्भित तो क्वेश्चन जो हमने बताया अभी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी नया ट्रेंड एक चला है, उसमें क्या कि कुछ चीज़ें उसमें ये कंसेप्चुअल भी देते हैं, वहाँ भी कंसेप्चुअल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें। अब विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित इन्होंने कहा मेसोपोटामिया संस्कृति या सभ्यता से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये इन लोगों का कहना है। तो ये लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ही यहाँ पे आए और यहाँ के परिवेश के अनुसार, यहाँ की जलवायु के अनुसार यहाँ की संस्कृति का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा वर्ग है जो हमें ये बताता है कि देशी ही, जैसे ग्रामीण बस्तियों से ही ये आगे बढ़ के और परिवर्तित होते गई हैं, क्रमिक और दीर्घीकृत रूप से ये जो है आके और नगरीय संस्कृति में परिवर्तित हो गई हैं। और वही अमलानंद घोष ने सोथी की खोज की जो राजस्थान में है, और यहाँ से बहुत सारी साम्यता दिखाई। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसमें बहुत सारा काम किया है। तो ये देशी उत्पत्ति से के समर्थन। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये देशी है कि विदेशी है, अब ये है क्या, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा मान्यता इसी को मिली है, सोथी से ही उत्पत्ति मानी जाती है हमारे हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की। ठीक है, सोथी संस्कृति की बहुत सारी साम्यता, जैसे आप मुहरों पे देखेंगे तो उसकी साम्यता आपको, आप मृण मूर्तियों पे देख लें, मृद भांडों पे देख लें, उसकी साम्यता वहाँ पे दर्शाई गई है। वहाँ पे जो नियोजन किए गए, नगर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शंस दिखते हैं उसकी छाप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देशी हम कहेंगे क्या कि ये क्रमिक और दीर्घीकृत ही रूप रहा है, और यहाँ के देशी संस्कृतियों से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो है आज मान्य नहीं है विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित। अब देखिए इसमें क्यों नहीं मान्य है, मेसोपोटामिया और हड़प्पा में बहुत सारे अंतर, बहुत सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहे लिपि के स्तर पे देखें, लिपि क्या है, इसकी है चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक किसकी है, ये हड़प्पा की है चित्रात्मक लिपि, इसको ही भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। और इसकी है किलाक्षर लिपि, किसकी, ये किलाक्षर लिपि है मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो किलाक्षर लिपि, तो यहाँ एक तो यहाँ अंतर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं वहाँ आपको मंदिर के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। वहाँ क्या मिलेगा आपको, मंदिर मिलेगा, मंदिर के साक्ष्य वहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि हड़प्पा में पूरे तरीके से अनुपस्थित है। हड़प्पा में कहीं भी आपको मूर्तियाँ मिलेंगी,
बहुत तरह की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। पशुपति देव की मूर्ति आप जो मोहनजोदड़ो से मिलेगी, आपको मातृ देवी की मूर्तियाँ मिलेंगी, आप मतलब एक सिंगी सांड की मूर्ति मिलेगी। बहुत सारी मूर्तियाँ की प्राप्ति आपको पशु पक्षी सभी तरह के देवताओं से संदर्भित आप देखेंगे तो बहुत सारे देवताओं के भी, जो कि आप गणेश की भी मूर्ति की प्राप्ति आप देख सकते हैं वहाँ से मिलती है, लेकिन कहीं भी मंदिर की प्राप्ति यहाँ से नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए आप नगर नियोजन से संदर्भित देखेंगे आप, वहाँ भी आपको अंतर दिखेगा। नगर नियोजन में भी, नगर नियोजन ये सीधे सबसे बड़ा अंतर यही है यहाँ पे कि यहाँ ये जो है पूर्णतः नगरीकृत संस्कृति है, हड़प्पा हमारी। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया वहाँ नगर के साक्ष्य आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप चौथे स्तर पे देखें आप, यहाँ पे पक्की मिट्टियों का प्रयोग किया गया। पक्की मिट्टियों से बने हुए ईंटों का प्रयोग घर बनाने में, फर्श बनाने में, या सड़क बनाने में, या नाली बनाने में आपको की गई है हड़प्पा में। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया में आपको पक्की ईंटों का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये सारे अंतर हैं। तो इस सारे बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4-5 बिंदु है। इस सारे आप स्तर पे आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो है उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये अभी मान्य नहीं है। तो मान्य क्या, हमने अभी आपको बताया, क्रमिक और दीर्घीकृत रही है और अपनी देशी संस्कृतियों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम अगले क्लास में आपको अब जितने भी इससे संदर्भित महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि हड़प्पा में, जैसे आप देखिए R37 की प्राप्ति कहाँ से हुई है, आप देखिए अब बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है, अन्नागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है, लिपिस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, अग्निवेदिका कहाँ से मिली है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे। बस आज हमने आपको इसकी मूलभूत बातों को और हड़प्पा मतलब क्यों हड़प्पा महत्वपूर्ण है इसको हमने समझाने का आपको प्रयास किया। आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का भरपूर प्रयास करूंगा। थैंक यू। चलिए, और दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों बड़े पैमाने पे। चूँकि आप ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप अंतर करके देखेंगे, बहुत आप इसको देखिए, क्लास कीजिए आप, और खुद ब खुद आप निर्णय लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।